नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जिक्र 12th का जो सेंटर परीक्षा होने जा रहा है केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 11 अक्टूबर सेंटर परीक्षा शुरू है और ऐसे में 13 अक्टूबर का जो है वो आपका केमिस्ट्री का पेपर है और 11 अक्टूबर को फिजिक्स का पेपर है। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर का जो पेपर है उसका क्वेश्चन यहाँ पे देने जा रहे हैं आप लोग को। तो एक एक क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 42 आउट ऑफ 40 में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और एग्जाम में जाने से पहले टोटल क्वेश्चन को एक बार जरूर से याद कर लेंगे, उसके बाद ही एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवा कितने प्रकार के होते हैं? रवा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड? ए, बी, सी या डी? चलिए बहुत अच्छे याद रखेंगे। रवा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो दे आर 4 टाइप्स, है ना, 4 प्रकार के होते हैं रवा। याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं रवा। ठीक है, चलिए जिनका भी सी आंसर है सभी का आंसर सही आता हुआ। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O? H2O में किस प्रकार का उपबंध पाया जाता है? H2O यानी बर्फ की बात की जा रही है, पानी की बात नहीं की जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इनमें सभी? क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि H2O की बात की जा रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन मौजूद है तो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? चलिए बहुत अच्छे याद रखेंगे, जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बचे गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है जो फिजिक्स का नहीं देखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, फिजिक्स का भी आपका आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल हाउ मेनी कूलम? 1 फैराडे विद्युत कूलम कितने के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है, 1 फैराडे विद्युत कूलम कितने के बराबर होता है ना। हिंदी नीचे दिया गया है, इंग्लिश ऊपर दिया गया है। 1 फैराडे विद्युत कूलम कितने के बराबर होता है? चलिए बहुत अच्छे, 3 का राइट आंसर है 96,500 कूलम। कितने कूलम के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फैराडे विद्युत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सभी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना है आप सभी को। प्रतिरोध का प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? चालकता, प्रतिरोधात्मकता, सुचालक या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्या होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस? देखिए प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, चालकता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। जो भी एक के साथ कहे आप सभी का आंसर सही है ना। अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी लोग यहाँ पे लाइव जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइव जुड़ सके। और क्लास जो है वो आपकी डेली चल रही है, डेली बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान क्या होता है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा एम इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। देखिए बोला जा रहा है प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम का मान तनु करने पे बढ़ जाएगा, तनु करने पे घट जाएगा या तनु करने पर स्थिर रहेगा? बताइए क्या होगा सही आंसर? देखिए ध्यान से देखिएगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट में अगर आप उसे क्या करते हैं, ड्यूलेशन में डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। सही जवाब क्या है? तनु करने पे ये बढ़ जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए के साथ कहे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? केमिस्पोर्शन। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वॉन डेर वाल्स के कारण
या गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? केमिस्ट पोर्शन एच। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए। 6 का राइट आंसर है, याद रखिएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इरिवर्सिबल इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आता हुआ, ठीक है। जो भी ए के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बस डेली क्लास में आना है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको रट लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क, चीफ ओर ऑफ आयरन। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। और आई थिंक इसका आंसर जो है बच्चा बच्चा को जानते होंगे कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या आयरन पाइराइट। फटाफट आंसर करेंगे। चीफ ओर ऑफ आयरन क्या होता है? बहुत इजी सवाल है और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से लाइक शेयर जरूर से जरूर आप लोग कर लें। चीफ ओर ऑफ आयरन क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के। फिजिक्स का दिया जा चुका है ना, फिजिक्स का दिया जा चुका है, याद रखिएगा। इसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। बहुत अच्छे, जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है हेमेटाइट। अब एग्जाम में डायरेक्ट Fe2O3 ये भी याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट जो होता है लोहा का मुख्य अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? Which type of ore can be concentrated by electromagnetic separation method? जिस तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का देख रहे हैं, इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर लिया गया है सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, ठीक है। अगर आप 3 सब्जेक्ट का लेते हैं तो 1000 रुपये में बिल्कुल वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो बहु एग्जाम में आपके आने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको 95045 फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, 9504510500 पे, है ना, 1000 रुपया का आपको फोन पे या गूगल पे करना है और उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और पेमेंट होने के जस्ट बाद जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको पीडीएफ और सब्जेक्ट का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में भेज दिया जाता है, जिससे बाहर 100% गारंटेड है कि आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा और उसके बाद ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, खासकर सब्जेक्टिव में। चलिए आंसर कीजिए इसका, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक पार्टिकल, चुंबकीय कण, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कॉपर मेट कंटेंट्स, ठीक है, कॉपर मेट में क्या क्या रहता है? कॉपर मेट कंटेंट्स ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर। चलिए अभी पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं आप लोग, कुछ बच्चे पेमेंट किए हैं तो वेट कीजिए। 8 बजे क्लास खत्म करेंगे तो 8-10 तक आपका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ग्रुप 15, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व रहता है? ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स नाइट्रोजन एंड। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व मौजूद रहता है? ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही दिया जा रहा है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। चलिए 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व, प्रारूपी तत्व, असंक्रामक तत्व या क्षार धातु? ट्रांजिशन, टाइपिकल, नॉन ट्रांजिशन या अल्कली मेटल? क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर करेंगे। कई बार आपको पढ़ाए हैं
डी ब्लॉक के बारे में। बहुत अच्छे याद रखिएगा, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है ना। सही जवाब क्या होगा 11 का? राइट आंसर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। बस डेली क्लास में आइए, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, है ना। जी हाँ, आप डेली क्लास में आते हैं, बिल्कुल दिख रहा है आप। चलिए अगला सवाल, जिंक क्या है? जिंक क्या है? जिंक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइड, नॉर्मल एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट? संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड, सामान्य तत्व या एस ब्लॉक के तत्व? बताना है जिंक है क्या। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल एलिमेंट के साथ बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है आपका सामान्य तत्व होता है। जिंक जो है वो सामान्य तत्व में काउंट किया जाता है। चलिए अगला सवाल है ना, Mn3 एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऑक्सीकारक है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। ये लेबल आधा भरा रहता है, पूर्णतः भरा होता है, या डी कक्षक के कारण, क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीकारक इसलिए है क्योंकि ये डी कक्षक के कारण। ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग होता है ना। आईयूपीएसी नेम बताना है 14 में। आईयूपीएसी नेम ऑफ K2ZnO4। K2ZnO4 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। 40 याद रखिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम है, फटाफट आंसर करेंगे। जी हाँ, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजेंटेट। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजेंट सही जवाब है 14 का, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लेना है आपको। डबल बॉन्ड, देखो क्या पूछ रहा है। एल्कीन का द्विबंधन का पता लगाने को मिलाते हैं। डबल बॉन्ड इन एल्केन आर डिटेक्टेड बाय एडिंग। किस चीज के द्वारा एल्कीन के द्विबंधन का पता लगाते हैं? लिक्विड CO2, लिक्विड Br2, लिक्विड क्लोरीन या बेयर प्रतिकारक? क्वेश्चन नंबर 15। एल्केन के द्विबंध का पता लगाने के लिए क्या किस चीज का यूज किया जाता है? बहुत अच्छे, देखिए शानदार, सभी का आंसर आता हुआ सर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी सही आंसर है ना। चलिए एकदम यही जोश के साथ आंसर करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा अगर आप डेली क्लास में आते हैं। तो मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, डेली क्लास में आते हैं और क्लास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इंग्लिश मीडियम में भी आ चुका है और नीचे हिंदी मीडियम में भी है। देखिए क्या पूछ रहा है। त्रिविमीय समावयवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? त्रिविमीय समावयवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? डायस्ट्रियोमेर, प्रतिबिंब रूपता, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं। 16 का राइट आंसर बच्चे कर रहे हैं प्रतिबिंब रूपता, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश में आपका ऊपर था, है ना। जो भी बच्चे बी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोफॉर्म और ट्रीटमेंट विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स। ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जो अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या देता है? 17 का फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बहुत अच्छी तैयारी में बिल्कुल आप लोग हैं, याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो वो फॉस्जिन बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्जिन बनाता है, याद रखिएगा। जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, अल्कोहल और फिनॉल को बनाने में
अल्कोहल और फिनॉल के बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किसमें प्रतिस्थापित होता है? अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन एंड एरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हिच ग्रुप? किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अल्कोहल और फिनॉल के बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? 18। चलिए, सभी को पता है कि अल्कोहल और फेनॉल के बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन जो है वो OH ग्रुप के द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, OH। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, एकदम शानदार। अगला सवाल देखेंगे 19। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल? 8:45 में आज जो है नेक्स्ट क्लास में हिंदी का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज रात 8:45 में एकदम धमाका मचा देना है ना। ग्लिसरॉल क्या है? 19। बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं। ग्लिसरॉल की बात की जाए तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ बचे गए हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, क्या है? प्रोपेनॉल, फेनॉल, सी या डी? 20 का फटाफट आंसर करेंगे। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज 20। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आने लगा है। 20 नंबर क्वेश्चन के भी बच्चे जा रहे हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पे। जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट है, इसका आयुपेशी नेम क्या होगा? ये आपका ड्रॉ दिया गया है। इसका आयुपेशी नेम, इस स्ट्रक्चर का आयुपेशी नेम बताना है। आयुपेशी नेम क्या होगा? 21। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे 2,5-डाइमिथाइल फिनॉल, है ना। सबसे पहले आप जान गए कि OH ग्रुप का है तो फिनॉल ही होगा, ठीक है, फिनॉल ही होगा, जिसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल। क्लोरोइथेन और अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोइथेन ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स इथेनेमिन, प्रोपेनेमिन, बेंजाइलेमिन या इथेन नाइट्राइल। क्लोरोइथेन जब जो है अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, ये आपको बताना है। 22। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं, याद रखेंगे। सही जवाब है इथेनेमिन, है ना। एक एक क्वेश्चन एकदम याद रखना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलिएगा सर भूल गए थे, याद नहीं आया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना के आना है। जब सेंटर एग्जाम अच्छा जाएगा तो फाइनल एग्जाम में ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, है ना। इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अभिषेक 12 पे ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किए तो लाइक नहीं किए तो दबा कर लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक करना जो है बिल्कुल भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एमाइड, देखिए क्या पूछ रहा है। एमाइड LiLH4 से अभिकृत होकर क्या देता है? एमाइड ऑन रिएक्शन विथ LiLH4 गिव्स, अभिक्रिया करके क्या देता है? फटाफट आंसर करेंगे 23 का। एमाइड ऑन रिडक्शन विथ LiLH4, बहुत अच्छे। 23 का अभिकृत होकर क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एल्केन देगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्केन देता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? HCOH का आयुपेशी नेम क्या होगा? HCOH का आयुपेशी नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? 24 का फटाफट आंसर करेंगे।
24। HCOH का IUPAC नेम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, 24 का आंसर आ चुका है मिथेनोइक एसिड। चलिए बहुत अच्छे, शानदार आंसर आ चुका है। जो भी सी के साथ गए आप सभी का आंसर सही है। बिल्कुल एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखने से क्या होगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर बातचीत करेंगे तो याद कम होता है, ठीक है। बातचीत करना है, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो जाना है ना, हंसी मजाक करना है, लेकिन क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है तो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है ना, इसमें आपको फोकस्ड रहना है। ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? 25। याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम पूछे या तो क्या देंगे आंसर? इथेन डायोइक एसिड। जो भी सी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ये आपकी तैयारी को दिखा रहा है। जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं उसको मासूम होने की जरूरत, सॉरी मायूस होने की जरूरत नहीं है ना, आपको याद करना है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? 26 का आंसर करेंगे। आजकल के बच्चे क्या है, गैस पेपर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और आपको बता दें कि गैस पेपर से मात्र 10% क्वेश्चन ही आपको लड़ेंगे, और कभी कभी तो गैस पेपर से एक क्वेश्चन भी नहीं फंसता है, ठीक है। तो गैस पेपर भूल के भी ना ले, चाहे वो ब्रिलियंट का हो, गोल्डन का हो, है ना, किसी भी कंपनी का हो, गैस पेपर बिल्कुल नहीं ले, ठीक है। इससे आपकी तैयारी खराब हो सकती है, क्योंकि गैस पेपर ले लेने के बाद बच्चे जो है दूसरा चीज पढ़ते नहीं है, और गैस पेपर ही पतला सा रहता है, सोचते हैं इसी को पढ़ लेंगे, धीरे धीरे काम हो जाएगा, और एग्जाम में जाकर बेहोश हो जाते हैं। बहुत बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लड़ते हैं, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन नहीं लड़ते। सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो बच्चे मेरे PDF लिए हैं, बस PDF आपको पूरा याद कर लीजिए, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। PDF में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। जो नहीं लिए हैं वो मैंने बता दिया कैसे कैसे स्टडी करनी है, आप अपनी मर्जी के अनुसार क्लास कर सकते हैं। चलिए 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 27। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होता है? PDF लेने के लिए आप 9504510500 पे फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का 400 है, तीनों सब्जेक्ट लेने पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने पर 1000 रुपया आपको फोन पे गूगल पे करना है। उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है ना। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। आपको ये बता देना है आपको हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए। चलिए 27 का आंसर आ चुका है हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि इधर इधर पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह आपका 400 रुपया या 1000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी, ठीक है। टेंशन नहीं रहेगा कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या पढ़े, है ना, इस चीज का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है नहीं, 1000 रुपया तो आप लगता है कि मेला उला में खर्च कर देते हैं ऐसे। बताइएगा फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है? 28। फ्रुक्टोज का सूत्र C6H12O6, B, C या D? 28 का फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 याद रखिएगा, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है ना, और सबसे ज्यादा मीठा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट 29। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए शानदार आंसर आता है सभी का, क्या कहते हैं फटाफट आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं?
चलिए सही जवाब है एलिगोसैकेराइड, जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है एलिगोसैकेराइड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एमिनो अम्ल दो सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COH होता है, दूसरा क्या है? एमिन एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पहला तो आपको पता है कि COH होता है, दूसरा क्या होता है एमिनो एसिड में? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बार बताए हैं कि NH2 होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है कि NH2 याद रखना है और आपको COH दोनों याद रखना है, ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, पहला NH2 होता है और दूसरा आपका COH होता है। ठीक है, दोनों एकदम कंठस्थ कर लेना है बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि 100 में 100 आपको बना के आना है ना, कहने का मतलब एग्जाम में एकदम धमाल मचा के आना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे नहीं, सेंटर परीक्षा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में नहीं, फाइनल एग्जाम में भी इस परफॉर्मेंस को दोहराना है। पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इज कॉल्ड। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड, सी या डी? 31 बताएंगे। पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इज कॉल्ड, 31 का सही जवाब क्या होगा? अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है। सही जवाब क्या है 31 का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ। ठीक है, ये तो बच्चा आंसर बताएगा, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आए हैं पॉलीथीन के बारे में। बचपन से कहने का मतलब 9th क्लास से। बताइएगा, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ किसका बहुलक होता है? चलिए बहुत शानदार आंसर आ चुका है, इथीन का बहुलक होता है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। इथीन को बहुलीकृत करके पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबर स्टार्च सेलुलोज क्या पूछ रहा है? रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन। रबर स्टार्च और सेलुलोज प्रोटीन क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक या ऑप्शन नंबर डी संश्लेषित, प्राकृतिक, आंशिक संश्लेषित या ऑप्शन नंबर डी? 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, बात करें रबर स्टार्च, सेलुलोज या प्रोटीन, ये सभी के सभी जो है नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर नहीं। ये सभी के सभी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट सवाल। बूना एन और बूना एस क्या है? बूना एन और बूना एस क्या है? बूना एन और बूना एस क्या है? नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन या बेकेलाइट? बताएंगे बूना एन और बूना एस क्या है? 34 का आंसर कीजिएगा। बूना एन तथा बूना एस क्या है? बहुत अच्छे, अभी आंसर किए कि ये संश्लेषित रबर है सर, सिंथेटिक है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बूना एन और बूना एस सिंथेटिक रबर है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्वर कम करने के लिए प्रयुक्त दवा, फीवर कम करने के लिए कौन सा ड्रग यानी कौन यूज किया जाता है? एंटी एसिड, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या एंटीबॉडी? 35। चलिए बहुत बार बताए हैं। अगर देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपका ज्वर हारी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इसी को आपका हिंदी में ही लिख देगा, इसी को हिंदी में लिख देगा एंटीबायोटिक। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ज्वर हारी लिखेगा, समझ जाएंगे ज्वर मतलब बुखार होता है। सही जवाब है एंटीबायोटिक, इंग्लिश नेम याद रखिएगा, एंटीबायोटिक जो होता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फटाफट लाइक और शेयर कर दो, अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो। किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं? ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट टेट्राहेड्रल? किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होती है? 36 का आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड और रिडक्शन विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की 37 का आंसर करेंगे। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? 37। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं। ब्यूटेन बनता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं ब्यूटेन बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर आपके ब्यूटेन का निर्माण होता है। बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ। 38, किसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं? कई बार इस क्वेश्चन का मैंने करवाया है। किसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं? Which of the following is used as anesthetic? एनेस्थेटिक में किसका यूज किया जाता है निश्चेतक में? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या मीथिन? चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। क्लोरोफॉर्म का यूज करती है, तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, एनेस्थेटिक बेहोशी के लिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, चेतना को खत्म करने के लिए। क्लोरल का अणुसूत्र क्या है? Which of the following is molecule formula of chloral? 39 का आंसर करेंगे। 39 का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? 39। चलिए बहुत अच्छे, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? Which compound is formed when CH3OH react with CH3MgX? कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है? 40। चलिए बहुत अच्छे, क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे कौन यौगिक बनता है? वो मीथेन बनता है। चलिए सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? सामान्य सूत्र जो एल्कनॉल को सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, बताएंगे। सामान्य सूत्र जो एल्कोनॉल के समान सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। द जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज, है ना, एल्कोनॉल इज। 41 का आंसर करेंगे। 41 का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, एल्कोनॉल की बात की जा रही है। जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2O। सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, एथेनॉल का समावयवी एंड आइसोमर ऑफ एथेनॉल कौन होगा? एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर, सी या डी? 42 का आंसर करेंगे। एथेनॉल का समावयवी कौन होता है? एथेनॉल का समावयवी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 42। बहुत अच्छे, आंसर आ चुका है। डाइमिथाइल ईथर के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। डाइमिथाइल ईथर जो है